हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर आयुष क्लास नंबर 5। आज हमारा टॉपिक है मॉड्यूल 4 अंडरस्टैंडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को समझना। इसके अंदर हम बेसिकली कानून के बारे में पढ़ते हैं। 3 तरह के की लर्निंग पॉइंट्स हैं। व्हाट डज द लॉ रिक्वायर यू टू डू, कानून क्या कहता है, क्या करना है आपने। हाउ डज द लॉ वर्क, कानून कैसे काम करता है। व्हाट आर द की पार्ट्स ऑफ अ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के की पॉइंट्स क्या हैं। इस मॉड्यूल को इंतहाई आसान अल्फाज में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहला है व्हाट डज द लॉ रिक्वायर यू टू डू, कानून क्या कहता है, आपने क्या करना है। अब वो आपको बताता है एज अ मैनेजर यू नो यू हैव हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट व्हाट इज देयर टू गाइड यू, कि एज अ मैनेजर आप जानते हैं आप हेल्थ एंड सेफ्टी के जिम्मेदार हैं, सारी जिम्मेदारियां आप पर हैं, लेकिन आपको कौन गाइड करेगा। अब वो आपको बताता है द लॉ सेट्स द बाउंड्रीज विद इन विच कंपनीज मस्ट ऑपरेट, कानून हर कंपनी के लिए एक बाउंड्री तय कर देता है कि इस लिमिट्स के अंदर किस तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी पर काम किया जाए। द लॉ अटेम्प्ट्स to be fair by requiring you to be responsible for reasonably foreseeable risks, कानून के मुताबिक जिम्मेदार हैं आप किस चीज के, रीजनेबल फोर्सिएबल रिस्क के, इसे असेस करने के, इसे रिड्यूस करने के। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका जवाबदेह भी आपने ही होना है। रीजनेबल फोर्सिएबल किसे कहा जाता है, जिसकी वजूहात वाकयातन मौजूद हों, जैसे जो इजीली नजर आए आपको। जैसे एक दरवाजे के सामने आपको एक वायर नजर आ रही है, कोई भी शख्स अंदर आएगा तो इसका पांव लग के वो गिर सकता है। अब ये क्या है, ये रीजनेबल फोर्सिएबल रिस्क है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ, यहाँ फिर वो कानून की बात कर रहा है। एम्प्लॉयर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूज दे कैन सक्सेसफुली आर्ग्यू एज नॉट रीजनेबली फोर्सिएबल, कानून के मुताबिक अगर एक हादसा हो जाए जिसकी वजूहात मौजूद ना हो या वो रीजनेबली फोर्सिएबल रिस्क ना हो, तो उसका जिम्मेदार एक एम्प्लॉयर नहीं होता। ठीक है, देयर आर 3 सिंपल टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ रिस्क इज रीजनेबली फोर्सिएबल। 3 तरह के टेस्ट हैं कि ये रीजनेबल फोर्सिएबल रिस्क है कि नहीं, इसको जांचने के लिए। कितनी तरह के टेस्ट हैं, 3 तरह के टेस्ट हैं। सबसे पहले है कॉमन नॉलेज। कॉमन नॉलेज होनी चाहिए बंदे में। एक सीढ़ी है जो कि टूट फूट का शिकार है, तो ये कॉमन नॉलेज है, गिरेगा जो भी उसके ऊपर चढ़ेगा। इसी तरह इंडस्ट्री नॉलेज, इंडस्ट्री नॉलेज होनी चाहिए। इंडस्ट्री के अंदर केमिकल या ऑयल एंड गैस के अंदर क्या खतरात हो सकते हैं, इंडस्ट्री में जो मशीनें हैं इन मशीनों के क्या खतरात हो सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको रीजनेबल फोर्सिएबल रिस्क जो रिस्क है इनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तीसरे नंबर पर है एक्सपर्ट नॉलेज। एक्सपर्ट नॉलेज में अगर कोई केमिकल्स के तजर्बे कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अब वो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो इसे अंदाजा हो जाएगा इसके अंदर क्या क्या मौजूद, मुझे इससे क्या खतरात हो सकते हैं, इसे कहते हैं एक्सपर्ट नॉलेज। अब वो आपको बताता है एज अ मैनेजर यू आर रिक्वायर्ड टू असेस reasonably foreseeable risk and reduce risk so far as is reasonably practicable। मतलब एज अ मैनेजर आपका काम बनता है कि आपने जितने भी रीजनेबल फोर्सिएबल रिस्क हैं इन्हें असेस करना है, रिस्क असेसमेंट करनी है, और जैसा कि आपने मॉड्यूल 3 के अंदर पढ़ा था कि इसे फिर रिड्यूस करना है प्रैक्टिकली। हाउ डज द लॉ वर्क, अब वो आपको बताता है कानून कैसे काम करता है। एक इदारा जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी पर अमल नहीं हुआ और हादसा हो गया और जानी नुकसान हो गया, तो सबसे पहले अदारे को कोर्ट की तरफ से नोटिस आ जाता है। जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है वो इदारा क्लोज रहता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज, क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होता है, यूके के लॉ के मुताबिक किसी भी अदारे में हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से हादसा होता है जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी पर अमल ना करने की वजह से अगर नुकसान हो जाए तो क्रिमिनल लॉ के मुताबिक अदारे के खिलाफ कार्रवाई होती है, उसे क्रिमिनल लॉ कहा जाता है। क्रिमिनल लॉ मुख्तलिफ तरह के होते हैं। क्रिमिनल लॉ बेसिकली इस लॉ को कहा जाता है जिसकी सजाएं पार्लियामेंट के अंदर मंजूर
मंजूर हुई होती हैं और ये अदारों के ऊपर अमल दरामद होता है कि एक अदारे ने हेल्थ एंड सेफ्टी पर अमल नहीं किया और इसकी वजह से इसे नुकसान हुआ। यहाँ कुछ कानून के नाम बता रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो कानून है वो यूके पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है, वो है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974 हासा। इसी तरह वक्त के साथ साथ इसमें मजीद बेहतरी, मजीद कवानीन भी लाए गए। द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशंस 1999, उसके बाद द वर्क प्लेस हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर रेगुलेशंस 1992, फिर इसी तरह आगे मजीद कवानीन इसमें शामिल होते गए। These states are put in place by Parliament in an attempt to stop accidents and injury before they happen। अब वो कहता है कि स्टेट या पार्लियामेंट ने ये कानून साजी जो की है वो इसलिए की है एक हादसा होने से पहले ही हादसात को रोका जा सके, एक इंजरी होने से पहले, जानी नुकसानात से पहले ही हादसात को रोकने के लिए कानून साजी की गई है। इन क्रिमिनल लॉ द स्टेट मस्ट प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। स्टेट मस्ट प्रूव करता है जो केस है ये रीजनेबल डाउट है, जिसे साबित करना, प्रूव करना स्टेट की जिम्मेदारी है। लाइकली आउटकम्स ऑफ अ क्रिमिनल केस, इसके नताइज क्या हो सकते हैं? पॉसिबल इम्प्रिजनमेंट, फाइन्स एंड और रेमिडियल ऑर्डर्स, इनमें से कोई भी हो सकता है। कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, इस तरह के कोई भी ऑर्डर कोर्ट की तरफ से हो सकते हैं। अब आते हैं सिविल लॉ की तरफ। सिविल लॉ क्या है? अब एक एम्प्लॉय कहता है मेरा जो नुकसान हुआ, मैं जिंदगी भर के लिए माजूर हुआ, तो मेरी जिम्मेदारी, मेरा ख्याल रखना एक अदारे की जिम्मेदारी थी और इस अदारे ने ख्याल नहीं रखा, गफलत की वजह से मेरे साथ ये हुआ। वो अब केस करेगा अदारे के ऊपर या किसी दूसरे एम्प्लॉय पर करता है कि इसकी गलती की वजह से हुआ, तो वो केस चलता है सिविल लॉ के अंदर। People injured by the negligence of others or a breach of statutory duty can seek compensation for harm। अब वो आपको बताता है लोग जो इंजर्ड हुए, इसके अंदर देखा जाता है कि क्या जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया गया और वहां जिनकी ड्यूटी थी केयर करने की, इन्होंने केयर नहीं की और इस वजह से उसके नुकसान का कंपनसेशन उसको दिया जाए। टू बी सक्सेसफुल द क्लाइमेंट मस्ट शो दैट The defendant और the claimant a duty of care। इसमें वो साबित करता है, दिखाता है ड्यूटी ऑफ केयर है इसके ऊपर, या वो साबित करता है जो मेरा ख्याल रखना था वो इस एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी थी दूसरे शख्स की या अदारे की। द ड्यूटी ऑफ केयर वाज ब्रीच्ड, जिम्मेदारी का जो ख्याल रखना था इसे तोड़ा गया। द इंजरी वॉज काज बाय द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी ऑफ केयर, के जो मुझे इंजरी हुई वो देखभाल रखने की जिम्मेदारी इस एम्प्लॉयर की और इस अदारे की थी, जिसकी वजह से कानून के मुताबिक इन्होंने कानून शिकनी की है। इफ द एम्प्लॉय प्लेड अ पार्ट इन द इंजरी द क्लेम मे बी रिड्यूस्ड ड्यू टू कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। अगर ये पता चलता है कि एम्प्लॉय खुद भी जिम्मेदार है तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हो जाता है। लेकिन हाउएवर इफ अदर एम्प्लॉइज कॉज द इंजरी द एम्प्लॉयर में स्टिल बी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू विकेरियस लायबिलिटी। अगर दूसरा एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है या इदारा रिस्पॉन्सिबल है तो वो इस चीज के जिम्मेदार होते हैं। इन सिविल लॉ द क्लाइमेंट मस्ट प्रूव इट्स केस ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्लाइमेट ये चीज प्रूव करता है क्या क्या मुमकिनात थे, बराबरी की सतह पर देखा जाता है। हमारा आयोश का मॉड्यूल नंबर 4 ट्रेनिंग पार्ट 1 था, तो नेक्स्ट हम जो है मॉड्यूल नंबर 4 के ट्रेनिंग पार्ट नंबर 2 को देखेंगे।